हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन में आज हम बात करते हैं एक फ्रेश टॉपिक के बारे में। हम लोग समझेंगे इंसानी दिमाग और इंसानी व्यवहार किस प्रकार से काम करता है। वैसे तो हम इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ नए पर्सपेक्टिव से हम लोग बातें करेंगे, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है। जैसा कि हमें पता है, ईशा, हमें समझाया गया था साइकोलॉजी की प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो साइकोलॉजी है उसको एक बार ऐसे डिफाइन करा था साइकोलॉजिस्ट ने, मतलब वो हमेशा से ये मानना रहा है साइकोलॉजिस्ट का कि साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान का क्षेत्र है जिसके अंदर हम माइंड को स्टडी करते हैं। ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के सामने एक सवालिया चिन्ह, एक सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा हुआ कि भाई माइंड को स्टडी करा जाता है तो जिस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं, और क्योंकि आप इसको विज्ञान बोल रहे हो और विज्ञान जो है वो हमेशा हर चीज़ के प्रूफ पर चलता है, तो पहले माइंड को बताओ तो कि माइंड है कहाँ, स्टडी करनी कैसी है इसकी। अब दिक्कत भरी बात ये थी, जैसा कि आप जानते हो, साइकोलॉजी के डोमेन में बहुत सारे दशकों तक, डिकेड्स तक, जो माइंड है वो एक टैबू रहा। अब टैबू क्यों था? वो क्योंकि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मजाक बनकर रह गया था साइकोलॉजी के डोमेन में। इट अपीयर्ड लाइक अ जोक, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट का ये कह के मजाक उड़ाते थे, या फिर जब ये फील्ड जैसे स्टार्ट हो रही थी और साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइंटिस्ट ये कह के मजाक उड़ाते थे साइकोलॉजिस्ट का, जिस चीज़ को आप स्टडी करने जा रहे हो उसका अस्तित्व ही कहाँ है दुनिया में। आप पता लगा दो, जो ब्रेन है उसको चीर दो, और यहाँ से जो माइंड है उसको बता दो हमें किस लोकेशन पर वो मिलता है। अब साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को तो प्रूव नहीं कर पाते थे इनिशियली। तो माइंड जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के डोमेन में, वो एक प्रकार से काफ़ी दशकों तक एक टैबू रहा। बिकॉज हम जानते हैं कि कॉन्क्रीट तरीके से, ठोस तरीके से, चाहे बिहेवियरल टर्म्स में आप बात करो या फिर आप उसकी लोकेशन के बारे में बात करो, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर हम इंसानी शरीर में, हम जानते हैं कि ब्रेन को तो हम चीड़ फाड़ कर इंसानी शरीर से निकाल सकते हैं, लेकिन ये माइंड जो है इसको हम कैसे प्रूव करें कि माइंड एग्जिस्ट कहाँ करता है। अगर हम इसको सर्च करने जाएं तो माइंड हमें मिलेगा कहाँ। ठीक है। अब धीरे धीरे करके साइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि माइंड 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 इसके बारे में बार बार हमें बोलना बंद करना पड़ेगा, और हमें ह्यूमन बिहेवियर वगैरह जो है इसके बारे में ही स्टडी करनी चाहिए। लेकिन वो परेशान इस बात से भी थे कि ब्रेन के बेसिस पर, ब्रेन जो कि एक ऑर्गन है, ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन है, इसके बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, इंसान के रवैये, स्वभाव, उसका व्यवहार अलग अलग सिचुएशन में कैसे बदलता है। तो साइकोलॉजिस्ट को एक चीज़ बहुत डीप डाउन द लाइन पता थी कि कुछ तो है इंसानी दिमाग में, ब्रेन के पीछे या ब्रेन के अंदर, जो कि हमारे बहुत सारी सिचुएशंस में इमोशंस को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, हमारे गुस्से को, एंगर को, वेरियस प्रकार के रवैये को, व्यवहार को, स्वभाव को बताता है, दर्शाता है। लेकिन दिक्कत आ रही थी उनको प्रूव करने के लिए। ये दिक्कत वैसे आज भी है, 100% तो चीज़ें आज भी रिजॉल्व नहीं हो सकी, क्योंकि ह्यूमन माइंड को एक कॉमन पैरामीटर के साथ स्टडी करना ये तो बहुत ही टफ है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, जब हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत साल पहले जब से इसकी शुरुआत हुई थी, और आज जो है, तो काफ़ी सारे राज हमें इंसानी दिमाग के बारे में, इंसानी दिमाग जब परेशान होता है उसको बहुत सारी बीमारियां, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो उसको कैसे घेर लेते हैं, जिसके पीछे बहुत बार फिजिकल इंजरी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इंसानी दिमाग के ऊपर, सर पे किसी के चोट लग जाए तो उसी की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, ऐसा तो नहीं होता है। बैठे बिठाए इंसान ठीक है, इंसान बहुत सोच विचार करते, किसी की याद करते हुए, किसी हादसे को ना बुलाते हुए, किसी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार वो बन सकता है इंसान। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट। लाइक नॉर्मल आप डिसऑर्डर्स को पकड़ लो, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो डिप्रेशन है, हालांकि डिप्रेशन एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, हम उसको डिसऑर्डर समझते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नाम होता है साइकोलॉजी में उसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि मंथ्स यानी ईयर्स तक परसिस्ट करते हैं। अब इसके पीछे कोई फिजिकल इंजरी रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है।
हो सकता है कि पर्सन का डाइवोर्स होना, या लाइफ में किसी का साथ छूट जाना, किसी का जिससे वो पर्सन बहुत प्यार करता था या करती थी उसका मर जाना, ठीक है, या फिर एक छोटा सा ब्रेकअप इंसान को बहुत महीनों या बहुत सालों के लिए एक डिप्रेशन की तरफ ले जाए, और वो डिप्रेशन इतनी गहरी जड़ें बना ले इंसानी दिमाग के अंदर कि वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह हमें प्रतीत होने लगे। लेकिन इन सब चीज़ों को प्रूव करना, अगेन बात वही आ जाती है घुमा फिराकर, साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट था। अब माइंड जो है, इसका कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट कम यूज़ करने लगे, लेकिन वापस ये साइकोलॉजी के डोमेन में माइंड का कॉन्सेप्ट जागरूक हुआ। और इसके लिए हमें दो लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। एक न्यूरोसाइंटिस्ट जैसा कि ईशा आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूरोसाइंस एक ऐसा डोमेन होता है जो कि वैसे तो ब्रेन के बारे में स्टडी करता है, और उसका ये कहना है कि ब्रेन को जितने भी सिग्नल मिलते हैं वो न्यूरॉन से मिलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन से मिलते हैं, जो कि एक प्रकार की ऐसी एक लंबी सी ब्रांच जिसकी होती है। और ये ऐसे हमारे दिमाग में रोज़ अगर आप बात करो डेली लाइफ में, हज़ारों सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स ऑलरेडी होते हैं, और वो फ्रेश भी बनते हैं, जो कि हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो वैसे हो गई बायोलॉजी की बात, लेकिन यहाँ पर एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर स्पेरी, ठीक है, ये है मिस्टर स्पेरी। इन्होंने बोला कि मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, यानी कि बायोलॉजी के बेसिस पर मैं ह्यूमन ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि माइंड जैसी भी एक चीज़ होती है। और उसके अलावा एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, उनका नाम था मिस्टर पेनरोस, और ये है मिस्टर पेनरोस। इन्होंने भी ह्यूमन माइंड के बारे में जो है अपनी थ्योरीज दी थी। और ये दोनों पर्सन, मिस्टर स्पेरी और मिस्टर पेनरोस, दोनों नोबल प्राइज़ विनर्स रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने माइंड को दोबारा से साइकोलॉजी के डोमेन में जोड़ना शुरू करा, जब साइकोलॉजिस्ट जो थे वो डीमोटिवेट हो गए थे कि भाई हम ह्यूमन माइंड को साइंटिस्टों के सामने, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अगर एक्सप्लेन करें भी तो कैसे करें। इन्होंने लेकिन बोला कि नहीं, माइंड जैसी एक एंटिटी होती है, भले ही उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, प्रिसाइज लोकेशन ना हो, हम उसको कॉन्क्रीट ठोस तरीके से बिहेवियरल टर्म्स में समझा नहीं सकते, लेकिन बता नहीं सकते उसके एग्जैक्ट लोकेशन को, लेकिन फिर भी माइंड जैसी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। और इन्होंने ये भी बोला कि ये दिक्कत एक्सप्लेन करने में इस वजह से आती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंडिविजुअल पृथ्वी के ऊपर अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। तो क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं लोगों के सोचने की क्षमता में, समझने की क्षमता में, वो किस बात को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग हल्के फुल्के जोक को बहुत दिल पर ले लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं, उनका मुंह बन जाता है, वो चिढ़ जाते हैं। और कुछ लोग कितना भी उनसे मजाक कर लो तो वो बुरा नहीं मानते, उनका रवैया ये रहता है रात गई बात गई। तो इस दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, सबके अलग प्रकार के इमोशंस हैं, सबके अलग प्रकार की रिएक्शन टेंडेंसीज हैं। हर कोई मजाक को मजाक के तरीके से नहीं लेता, हर कोई कभी कभार सीरियस बात को भी मजाक में ले जाता है। इस वजह से हम एक कॉमन थ्योरी नहीं दे सकते थे, आज भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो चीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ईशा समझाया था, प्लेनेट अर्थ पर हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है। और वो पर्सनैलिटी या फिर ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं हर एक पर्सन के, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर एक पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग हैं। हर एक पर्सन का जो बचपन है वो अलग है। किसी ने अपने बचपन में बहुत कुछ अच्छे दिन देखे होते हैं, बच्चे को एक पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ता, लेकिन बहुत बार बच्चे अपने बचपन में मम्मी पापा का लड़ना, डाइवोर्स देखना, फैमिली में डेथ देखना, या फिर डाइवोर्स मदर के साथ रहना, डाइवोर्सी फादर के साथ रहना, या फिर बचपन में फादर या मदर की डेथ हो जाना, ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, जो कि उनके दिमाग पर, उनकी साइकोलॉजी पर इतना बुरा, इतना गहरा असर डालते हैं कि उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कभी कभार उनको एग्रेशन की तरफ ले जाते हैं, कभी कभार उनको नम्बनेस की तरफ ले जाते हैं, पर्सन शांत हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए, या फिर कभी कभार पर्सन मूव ऑन करके अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करता है, और जीने का ज़रिया किसी और को बनाकर पर्सन जीता है या जीती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इस वजह से हम माइंड को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को एक ही तराजू में नापतोल कर इस पूरे दुनिया के सारे इंसानों के बिहेवियर को, उनके माइंड को डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा मिस्टर स्पेरी और ऐसा मिस्टर पेनरोस का कहना था। अब देखो क्या होता है, आगे चलते हैं हम लोग, मतलब कुछ डिकेड्स जब आगे बीत गए,
ठीक है। अब माइंड के बारे में जो डिस्कशन थी, माइंड का जो कंसेप्ट था, वो तो साइकोलॉजी की डोमेन में वापस आ गया बिकॉज ऑफ स्पेरी एंड पेनरोज। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, जो अलग अलग डिसिप्लिन्स में हैं, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी के अंदर जो साइंटिस्ट जो काम करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, उनका ये कहना था बहुत साल पहले, और आज भी बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं कि एक यूनिफाइड थ्योरी तो पक्का होती है माइंड के बारे में। मतलब ह्यूमन माइंड जो है वो कुछ कॉमन पैरामीटर्स पर ज़रूर चलता है, भले ही कंप्लीटली सबके माइंड को हम एक तराजू में नाप तोल नहीं सकते। ठीक है, एक कॉमन पैरामीटर से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ अ यूनिफाइड थ्योरी, एक सिंगल थ्योरी होती है माइंड के बारे में। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनका जो कहना है वो पॉसिबिलिटी आज हमारे सामने अभी तक कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, उसको हम आज भी प्रूव नहीं कर सकते। और ये माइंड के बारे में एक यूनिफाइड थ्योरी आज भी हमसे कोसों मील लाखों मील दूर है, क्योंकि अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि कोई एक ऐसी थ्योरी हो जिसमें हम माइंड के कुछ ऐसे पिलर्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिसके बेसिस पर दुनिया के सारे इंसान चलते हैं। यस, अब आप कहोगे सर ऐसा होता तो होगा, आप मुझे एग्जांपल देने पे आओ तो आप ही मुझसे कहने लगोगे कि सर माता पिता से हर कोई प्यार करता है, हर कोई अटैच होता है अपने माता पिता से। जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है या कुछ दर्द होता है उसे, तो उसके मुंह से वर्ड निकलता है माँ। ठीक है, हर कोई जो है अपने फादर से, अपनी मदर से अटैच होता है, अपने भाई बहनों से अटैच होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन सब चीज़ों में एक्सेप्शंस नहीं है? दुनिया में तो फिर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने अपने मम्मी पापा का मर्डर कर दिया, अपने भाई बहन का मर्डर कर दिया, किसी के फादर ने अपनी डॉटर का रेप करा। ठीक है, या फिर जो बेटा है उसको घर परिवार से कोई लगाव नहीं है, वो दुनियादारी में ज़्यादा रहना पसंद करता है, मम्मी पापा से चढ़ता है। तो अगेन बात घुमा फिरा कर यही आ जाती है कि फिर एक यूनिफाइड थ्योरी दे तो हम कैसे दें, क्योंकि हमेशा दुनिया में इंसानी माइंड को लेकर, इंसानी रवैयों को लेकर बार बार अलग अलग ज़माने में एक्सेप्शंस देखे गए हैं, और जो कि आज भी देखे जाते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ऐसे मेंटल फिनोमेना हो जो कि एक कॉमन हो इंसानी दिमाग के अंदर। लेकिन बात घुमा फिरा कर यही आ जाती है कि हर किसी के एक्सपीरियंसेस क्योंकि अलग अलग होते हैं, तो दुनिया में सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। और आज तक तो ऐसा कोई पिलर मिल नहीं पाया है कि जिससे हम पृथ्वी के सभी इंसानों को, या जिस भी आत्मा ने इंसानी शरीर के अंदर जन्म लिया है, तो हम कह दें कि ये कॉमन पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी के कॉमन पैरामीटर्स निकाल सकते हैं कि इंसानों के ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं उसके माइंड के। आज तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक्सेप्शन वर्ड आ गया तो वहाँ पर ये यूनिफाइड थ्योरी नाम की जो चीज़ है वो गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यूनिफाइड थ्योरी में आप समझ रहे हो ना ईशा, फिर तो सब कुछ ही सेम होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेप्शंस अगर आ रही हैं तो फिर वो यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। ओके, अब देखो हम एक डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट के सामने फिर ये पहलू आया सामने दोबारा से कुछ सालों के बाद। पहले तो उन्होंने माइंड की डिस्कशन को हटा ही दिया था साइकोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, जब वो प्रूव ही नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मिस्टर स्पेरी और मिस्टर पेनरोज के कंट्रीब्यूशन की वजह से जब माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से साइकोलॉजिकल डोमेन में आया, तो एक सवाल ये उठा कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। तो कुछ लोगों ने ये दावा करा कि माइंड और ब्रेन बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलली चलते हैं। अब ये वाली बात सही है कि अगर हम बोलते हैं कि किसी एक पर्सन का माइंड एग्जिस्ट करता है, तो वो विदाउट ह्यूमन ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ एक्सेप्टेबल है ना। हमें एक ऑर्गन तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि इंसान का शरीर ही नहीं है तो उसके अंदर ये ब्रेन नाम का ऑर्गन नहीं है, और फिर हम बोले कि इंसान का शरीर तो नहीं है लेकिन उसका माइंड है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक फिजिकल एंटिटी, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक फिजिकल लोकेशन तो चाहिए है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जो कि प्रूवन भी है। आप इंसानी शरीर को फाड़ो और ब्रेन निकलेगा अंदर से, है ना। लेकिन माइंड जो है, माइंड ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करता ज़रूर है, लेकिन माइंड टोटली एक सेपरेट एंटिटी है, एक बिल्कुल अलग चीज़ है ब्रेन से। क्योंकि ब्रेन जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन है। माइंड को हम कोई फिजिकल लोकेशन देकर, कोई इमेज लगाकर, या फिर कोई हम एक ऑर्गन बताकर नहीं समझा सकते हैं। उसको समझाने के लिए हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पुट फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। ठीक है,
अब देखो क्या है, बड़े सारे इंटरेस्टिंग केसेस जो हैं वो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साइकेट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी करा, लोगों को स्टडी करा और उनके ऊपर केस स्टडीज बनाई, जिससे ये प्रूव हुआ कि बियॉन्ड ब्रेन ह्यूमन माइंड जैसी एक चीज़ होती है, माइंड जैसी एक सेपरेट एंटिटी होती है। अब क्या करा गया, कुछ कुछ केस स्टडीज हम यहाँ पर जानते हैं। बहुत साल पहले, ये केस स्टडीज आज भी चलती हैं, लेकिन इनिशियली केस स्टडीज की हमने यहाँ पर बात करने कि ये प्रूव करने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या करा कि ये प्रूव करा जा सके कि माइंड और ब्रेन जो है वो सेपरेट एंटिटी है। माइंड अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम ब्रेन। कुछ जो पेशेंट हैं उनकी सर्जरी करी गई ब्रेन की, और ब्रेन में, बैक ऑफ द ब्रेन में, अगर आप ईशा यहाँ पर देख पाओ, ये देखो, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, इधर इस पॉइंट से शुरू होता है, एंड में जाकर बिल्कुल जो आपके सर की पीछे वाली साइड है, ये वाला जो पार्ट होता है, अगर मैं इसी डायग्राम को बड़ा कर दूं यहाँ पर, तो आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये होता है हमारी, यहाँ पर होती है हमारी ऑसिपिटल लोब्स, ठीक है, यहाँ पर हमारी होती हैं ऑसिपिटल लोब्स। ऑसिपिटल लोब्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? हमारे देखने के लिए। हम जो आंखों से देखते हैं ना, आपको पता है ना, पूरा शरीर जो इंसानी शरीर है वो दिमाग की तार के साथ जुड़ा रहता है। अगर दिमाग डेड है तो फिर इंसानी शरीर काम नहीं कर सकता, हाथ पैर वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगे। सारे जो हम लोग, पूरा शरीर जो गर्दन के नीचे से कठपुतली बनकर जो नचता है वो ब्रेन की वजह से नचता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गन ब्रेन को क्या कहते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब्स जो है, जिनको फिजिकली देखा जा सकता है, उसको रिमूव करा गया कुछ पेशेंट्स के अंदर सर्जरी करके। और ऑसिपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? विजन के लिए। जब ये रिमूव करा गया और उन पेशेंट्स के बाद ऑसिपिटल लोब जिनमें से रिमूव करा गया था, जब वो होश में वापस आए तो उनको बोला गया कि करेक्टली किसी चीज़ की कोई लोकेशन बताओ, या फिर जो जो विजुअल क्यूज़ उनके सामने रखे गए, एप्पल जो है वो रखा गया, बनाना रखा गया, या फिर टेबल कुर्सी रखी गई, पेन रखा गया, टिश्यू पेपर रखा गया, तो वो करेक्टली उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे और करेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो ये चीज़ देखी गई कि यार इनके अंदर ब्रेन का जो एक मेन पार्ट है ऑसिपिटल लोब, जो कि नज़रिए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इन सब चीज़ों की याददाश्त है कैसे, मेमोरी कैसे है। तो ये माना गया कि देखो, अगर किसी इंसान में अगर ब्रेन के एक पार्ट को, जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी पर्सन होश में आने के बाद उस पार्ट के रिमूव करे जाने के बाद भी उसको पहचान पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, तो यानी कि पर्सन ने, जब वो उसके अंदर पार्ट अटैच था उसके ब्रेन के अंदर, तब उसकी मेमोरी उसने बनाई थी। और ये मेमोरी का काम ब्रेन का तो नहीं हो सकता, ये एक माइंड का काम है, अगेन, जिसको फिजिकली हम लोग कोई लोकेट नहीं कर सकते, है ना। दूसरी केस स्टडी करी गई कुछ एथलीट्स के ऊपर। अब यहाँ पर एमेच्योर एथलीट लिखा हुआ है, ऐसा मत समझना कि बच्चों के ऊपर, मतलब एमेच्योर एथलीट मतलब यहाँ पर ऐसा बोला, मतलब इसका समझने का मतलब ये है कि वो एथलीट जो कि मतलब जिनका एक कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो चुका है, या फिर उनके शरीर में या तो हाथ नहीं है किसी एक इंजरी की वजह से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या पैर नहीं है, या वो बेसिकली हैंडीकैप्ड है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो कुछ ऐसे एथलीट के ऊपर स्टडी करी गई जिन्होंने अपना आर्म जो है, अपना हाथ जो है, वो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में खो दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इनसे पूछा गया कि क्या आप इसको फील कर सकते हो अपने आर्म को, तो उनका आंसर था यस। वो अभी भी उसकी मूवमेंट जो है अपने हाथ की, जो कि कट गया है, बिल्कुल शरीर से उखड़ गया है, या फिर इतना सा पार्ट उसका कटा हुआ है, फिर भी वो अपने आर्म को बहुत अच्छी तरीके से, जब उनसे पूछा गया तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि हाँ वो फील कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑर्गन नहीं है पर्सन के उस जगह पर जहाँ पर वो ऑर्गन होना चाहिए, वो ऑर्गन नहीं है, और पर्सन फिर भी ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि येस आई कैन फील इट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है हमारे ब्रेन के बियॉन्ड, जो कि पर्सन को ये फीलिंग दे रहा है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है मेरे अंदर, और पर्सन की उस जगह पर मूवमेंट अंदर से पर्सन करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बियॉन्ड, जब पर्सन को, जिनके आर्म नहीं थे, जिनके हाथ नहीं थे, उनको जब कॉफ़ी ऑफर करी गई कि लो कॉफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है, तो पर्सन का फैंटम आर्म जो है
वो कॉफ़ी के कप को उठाने के लिए आया, और जब कॉफ़ी का कप उनसे खींच लिया गया तो वो थोड़े से नाराज़ हो गए। ये केस स्टडी में देखा गया था, ठीक है। अब फैंटम आर्म क्या होता है ईशा, मैं इसको पहले आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ फैंटम आर्म। देखो क्या होता है, फैंटम आर्म सिर्फ एक कंसेप्ट है कि जब हमें एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये, और किन लोगों को आती है फीलिंग, जिनके पास जो ऑर्गन नहीं है वो मिसिंग है यहाँ से किसी के एक्सीडेंट के बाद या कोई भी ट्रेजेडी की वजह से, मे नॉट गॉड डू सो, ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन पर्सन फिर भी ये फील कर पा रहा है कि यार ये मेरा हाथ है यहाँ पर, जबकि नहीं है पर्सन को, लेकिन फीलिंग आ रही है कि मेरा हाथ, जैसे ये वाला हाथ है मेरा राइट हैंड है, तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड मान लो कि पर्सन का नहीं है, लेकिन उसको एक फीलिंग आ रही है अंदर से। अब वो एक्सप्लेन तो वही पर्सन कर सकते हैं कि ऐसी कैसे फीलिंग आ रही है, तो उनके अंदर वो ना हल्की सी उस हाथ में मूवमेंट अंदर से हो रही है। तो वो कहते हैं कि जब कॉफ़ी का कप या चाय का कप हमें ऑफर करा जाता है, हमारा ये वाला हाथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि वास्तविकता या रियलिटी ये है कि जब वो देखती है उसको कि भाई मेरा तो हाथ ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मल सी बात मैं आपसे करता हूँ। फैंटम आर्म तो आप समझ गए हैं ना, कि मतलब एक विजनरी आर्म है मतलब बेसिकली, लेकिन जो पर्सन के पास ये ऑर्गन नहीं है उसको फील हो रहा है कि अभी भी मेरा हाथ या पाँव जो है वो है, और वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास जब ये ऑर्गन हुआ करता था तब हम आगे बढ़ाते थे हाथ को, तो आज भी वो अंदर से मूवमेंट आ रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो हाथ या वो पैर बचा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इस चीज़ को प्रूव करता हूँ, बहुत बार बैठे हुए लेटे हुए हमारा पैर या हाथ सुननी पड़ जाता है ईशा, तो उसमें झंझनाहट सी होती है, जैसे कोई मच्छर मच्छर अंदर रेंग रहे हो, है ना। हमारे पैर जब सुन पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं पैर हमारा सो गया या हाथ हमारा सो गया, तो कुछ टाइम के लिए वो मूवमेंट नहीं हो पाती, और अगर आप उस टाइम पर चलने की कोशिश करो तो आप लड़खड़ा कर चलोगे, राइट, प्रॉपर वे में नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी आप अंदर से जब दम लगाते हो, उसको पैर को हिलाते हो, तो वो फीलिंग तो हो रही है ना, लेकिन वो सुन पड़ गया बिल्कुल, कि जैसे मतलब वो एग्जिस्ट ही ना करता, लेकिन अंदर से हल्की सी टिंगलिंग फीलिंग होती है, लेकिन आप अंदर से उसको पुश तो कर पाते हो ना शरीर की मदद से, चाहे भले ही वो लड़खड़ा कर चल रहा हो थोड़ी देर के लिए, और ब्लड फ्लो होने के कारण फिर वो ठीक भी हो जाता है ना। अब ऐसे बहुत सारे जो सिमिलर केसेस हैं, जो ऐसी केस स्टडीज़ है, ये न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले जो है वो कंडक्ट करी थी, ठीक है। जैसे एक केस स्टडी और है, जो तीसरी केस स्टडी यहाँ पर दे रखी है। एक यंग सा पर्सन था, इसका एक बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया था। ये सारी रियल केस स्टडीज़ हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट ने रियल पेशेंट्स पर ट्राई करी थी, ठीक है। उसको ब्रेन इंजरी हुई, ठीक है। जब वो हॉस्पिटल से आया, घर पहुंचा, तो वो पर्सन ये क्लेम करता है कि भाई मेरे जो ये माँ बाप हैं, ये असली माँ बाप तो है ही नहीं मेरे, ये डुप्लीकेट्स हैं, ये इम्पोस्टर्स हैं। इम्पोस्टर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक रियल पर्सन को किसी और पर्सन की तरह जो है वो वहाँ पर एक सिचुएशन के अंदर बिठा दो, यानी कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीज़ रियल नहीं हो सकती है, तुम पागल बना रहे हो मुझे, झूठ बोल रहा तुम मुझसे। जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तो उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर, क्योंकि आपको लगता है ये सच्चाई नहीं है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, तो इंसानी दिमाग परेशान होता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि पर्सन का किसी एक इवेंट को लेकर या किसी एक पर्सन को लेकर एक एक्सीडेंट के बाद मेमोरी लॉस हो गया, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सीडेंट क्योंकि हुआ, ब्रेन इंजरी हुई है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से पर्सन ने जो सफ़र करा वो एक फिजिकल इंजरी सफ़र करी है, फिजिकल इंजरी सफ़र करी है। लेकिन उस उसके फिजिकल इंजरी सफ़र करने के बाद जो है इम्पैक्ट जो निकला वो ये निकला कि उसकी लाइफ में जिनको वो बहुत अच्छे से जानता था, बचपन से जिनके साथ रहा था, वो पर्सन उड़ गए दिमाग से, मेमोरी की, हार्ड डिस्क से, लेकिन वो पर्सन बाकी लोगों को पहचान पा रहा था। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ह्यूमन माइंड के साथ कनेक्टेड था, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन जिसने यहाँ पर फिजिकल इंजरी सही। अब इन सारे केसेस के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो पर्सन हैड सफर्ड द डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेकिन फिर भी उसका जो माइंड है वो इंटैक्ट है। अब माइंड कैसे इंटैक्ट है, आप बोलोगे सर पहचान कहाँ पा रहा है अपने माँ बाप को। भाई माँ बाप को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन मेमोरी लॉस में क्या ये होता है ईशा, कि पर्सन जो है वो टॉयलेट जाना भूल जाता है, या फिर नहाना भूल जाता है, या फिर खाना भूल जाएगा, या पानी कैसे पीते हैं ये भूल जाएगा। ऐसा एक साथ तो नहीं हो सकता ना, होने को हो भी सकता है, लेकिन मेमोरी लॉस में क्या होता है, एक इवेंट या किसी पर्सन को आप नहीं पहचान पाते हो, राइट। लेकिन जब उसको रिकॉल करवाने की कोशिश करो तो धीरे धीरे करके, जैसे मतलब मान लो उसके पापा जो हैं,
है ना, वो फोटो दिखा रहे हैं उसको। इसकी मम्मी जो है वो फ़ोन कॉल पे इसकी लड़के से किसी की बात करवाना चाहती है कि रुक जा, मैं तेरी बुआ को एक मिनट फ़ोन लगाती हूँ तो उनकी आवाज़ पहचान, रुक जा मैं तेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाती हूँ तो उसकी आवाज़ पहचान। धीरे धीरे कर कर वो मेमोरी पर्सन की वापस भी आने लग सकती है। और ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट को हमें रिलैक्स करके रखना होता है और घर वालों को बोला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि धीरे धीरे कर कर आप इसको सारी चीज़ें रिकॉल करवाना, बार बार बताना, क्या पता वो जो उसकी मेमोरी लॉस हुई है किसी की इवेंट को लेकर, किसी एक पर्सन को लेकर या कुछ टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो वो वापस आने लग जाए, है ना। बहुत बार आपने मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि लोग जो हैं वो एक एक डिकेड भूल जाते हैं। वो 2000 मान लो 24 में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि मैं 2004 में हूँ, तो 20 साल की मेमोरी उनकी उड़ गई, है ना, क्योंकि 2004 के बाद उनकी मेमोरी जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके अटक गई। लेकिन सवाल ये है, फिर उनकी मेमोरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद ही क्यों रुकी है, उसी पॉइंट पर क्यों रुकी है। किसी को फिजिकल इंजरी हुई तो 2024 चल रहा है मान लो, तो 2013 पे ही उसकी मेमोरी क्यों रुकी, 4 पे क्यों रुकी। वो वहां पर इसलिए रुकी क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ मेमोरी या कुछ ना कुछ एक स्टॉपेज जो था, एक बैरियर था, वो बाकी था। और जब वो मेमोरी गई तो यहां पर इसको स्पीड ब्रेकर की तरह समझकर ये यहीं पर जाकर स्टॉप हो गई। तो ब्रेन के बियॉन्ड माइंड जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है। इसको न्यूरोसाइंटिस्ट ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने, साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट में टाइम टाइम पर प्रूव करा हुआ है वेरियस केस स्टडीज कर अपने पेशेंट के ऊपर। और स्पेशली ये वाली जो केस स्टडी थी ये तो और भी अच्छी थी, ऑक्सीपिटल लोब को रिमूव करने वाली। ठीक है, यहां तक ईशा बात समझ में आई। अब पुरानी साइंटिफिक कम्युनिटी दोस्तों, साइंटिस्ट ये भी मानते थे, उनका ये मानना था पहले कि देखो कोई भी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता माइंड और बॉडी के बीच में। ठीक है, शरीर और माइंड के बीच में कोई भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और दोनों पैरेलल हैं, यानी कि शरीर अलग तरीके से काम करता है, माइंड अलग तरीके से काम करता है। लेकिन आप आगे जाकर फेमस लाइंस तो जानते ही हो जिसको हम इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर सुनते हैं, है ना, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। और आपके माइंड के अंदर अगर मोटिवेशन है, आपको सही और गलत की समझ है, आपका माइंड रैशनल तरीके से बिहेव कर पाता है, तो आप फिर अपनी बॉडी के अंदर भी कचरा नहीं डालोगे। यू विल नॉट ईट जंक फूड, यू विल नॉट स्मोक, यू विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। तो आप उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें पुट करोगे। तो ये वाली जो थ्योरी जो शुरू में दी जाती थी साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, हम जानते हैं कि आज के समय में ये चीज़ ठीक नहीं है। हो सकता है कि अगर हम बहुत साल पहले पैदा हुए होते और साइकोलॉजी को उस टाइम पर पढ़ रहे होते तो हम इन बातों को सच मानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, ईशा आप मानते हो क्या माइंड और बॉडी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। रिलेशनशिप बहुत गहरा संबंध है ना, बिल्कुल। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी, आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है तो ये थॉट उत्पन्न कहाँ से होगा, माइंड से ही तो होगा। वरना तो हम कुछ भी करते रहे अपनी बॉडी के साथ, आप जाके ऐसे बस के सामने खड़े हो जाओ अगर आप में दिमाग नहीं है तो, है कि नहीं। तो रीसेंट स्टडीज लेकिन हमें ये बताती हैं, और वो रीसेंट स्टडीज किसने करी थी, कुछ ऐसे न्यूरो साइंटिस्ट ने जिनको हम बोलते हैं अफेक्टिव न्यूरो साइंटिस्ट या फिर अफेक्टिव न्यूरो साइंस की ब्रांच। अफेक्टिव वर्ड का मतलब समझते हो ईशा क्या होता है। अफेक्टिव वर्ड वो वर्ड है जिसका कनेक्शन होता है ह्यूमन इमोशंस के साथ। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस के साथ, ह्यूमन मूड के साथ। तो आप जानते हो कि अलग अलग सिचुएशन में हमारे अलग अलग तरीके से मूड बनते हैं। कभी हम पागलपन जो है करते हैं घर पे जब अकेले रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। कभी हम किसी की बात पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो 100 प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के हमारे इमोशंस, हमारे मूड जो हैं अलग अलग टाइम पर बदलते रहते हैं। जैसे हम अपने ग्रुप में किसी न किसी पर्सन को कहते हैं कि भाई ये बहुत मूडी है, इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। ये पर्सन जो है कभी भी कुछ बोलता है, कभी भी कुछ बोलती है, फिर पलट जाती है। तो अफेक्टिव न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट करी और उन्होंने उनकी स्टडीज़ में क्लियरली उन्होंने प्रूव करा कि बहुत गहरा संबंध है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। क्योंकि माइंड जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करता है। जितने एक्सपीरियंस आपके बढ़ते हैं तो माइंड के अंदर कुछ चीज़ें एक्टिव होती हैं और उसी के बेसिस पर आप अपना बिहेवियर जो है वो निकालते हो। अगर आपके साथ कोई गद्दारी करेगा, कोई चीट करेगा, तो यू विल गेट शॉक्ड, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होगा, आपका मूड ऐसा होगा, आपका बिहेवियर ऐसा निकलेगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो या जिसके साथ बहुत फ्रैंक तरीके से बात कर सकते हो, जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर सकते हो, तो उसके साथ आप नाचोगे, है ना, रील्स बनाओगे, फनी हरकतें करोगे, फनी चेहरे बनाओगे, तो आप मतलब बेसिकली एक फ़न जोन में चले जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
अब ऐसा भी शो करा गया है, थोड़ा सा हम यहाँ पर लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने, साइकोलॉजिस्ट ने ईशा ये भी शो करा, जैसा कि मैं आपको पर्सनली बताता रहता हूँ, फाउंडेशन कोर्स में सबको बताता रहता हूँ कि मेडिटेशन करा करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो, एफर्मेशंस करा करो, ठीक है, उस चीज़ को इमेजिन करा करो, फील करा करो कि वो चीज़ आपके पास आ गई है। तो एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं, ये चीज़ एक निकल कर आई, ये कंसेप्ट एक निकल कर आया। ऐसा माना गया कि अगर कोई पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चीज़ों को विजुलाइज करता है और उसके बाद उसके मन में अगर पॉजिटिव इमोशंस उत्पन्न होते हैं, या फिर पर्सन कैसे भी करके, चाहे भले ही कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन अपने जीवन में वो चेंजेस लाना चाहता है या लाना चाहती है पर्सन, कोई मतलब गर्ल जो है या बॉय जो है, मर्द औरत कोई भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिवली विजुलाइज करा जाए चीज़ों को, पॉजिटिवली इमेजिन करा जाए, पॉजिटिव इमोशंस के साथ उन चीज़ों को फील करा जाए कि वो चीज़ उनकी लाइफ में रियलिटी बन चुकी है, इससे भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो आते हैं। पर्सन नेगेटिव से बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए यू टर्न मार सकता है, ठीक है। और एक पर्सन था ऑर्निश, ये है वो पर्सन ऑर्निश, ठीक है। ये वैसे तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, लेकिन ये अपने पेशेंट को हमेशा यही बताते थे कि आप ना ऐसा सोचा करो, ऐसा माना करो, ऐसा इमेजिन करो आंखें बंद करके। इनके पास कुछ पेशेंट आए जिनकी ना आर्टरीज ब्लॉक्ड थी, ठीक है, और हार्ट अटैक का चांसेस वगैरह उनको था, या पैरालिसिस का चांसेस था। इन्होंने बोला आंखें बंद करके इमेजिन करो, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल्स दो, मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, मैं जो है किसी भी तरीके से जो मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हूँ, मैं बार बार रिकवर कर रहा हूँ, डेली बेसिस पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे अंदर RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये भरपूर मात्रा में बन रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी बीमारियाँ मेरे शरीर के अंदर से जा रही हैं। इन्होंने अपने पेशेंट को ऐसा फील करवाया, ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस देने को कहा, उसको विजुलाइज करने को भी कहा, और ये भी कहा कि पॉजिटिवली इस चीज़ को फील भी करना। तो जब ऑर्निश ने ये स्टडीज़ पर्सन के ऊपर करी, तो जिनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड थी और जिन्होंने विजुलाइज करा कि हाँ ब्लड उनके अंदर फ्लो हो रहा है उनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज से, ठीक है, तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों का वक्त तो लगा, लेकिन उन पेशेंट को चमत्कारी रिलीफ मिला। क्योंकि ये देखा गया, ऑर्निश ने अपनी केस स्टडीज़ में ये पाया कि जिन पेशेंट्स को उन्होंने ये सिखाया क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक, ठीक है, तो उनके अंदर जो ये आर्टरीज वगैरह जो जाम थी वो खुलने लगी, ब्लड फ्लो पहले से ज़्यादा होने लगा। और यहाँ पर ऑर्निश अपने पेशेंट को यही समझाते थे कि देखो, हॉस्पिटल की या दवाइयों की सहायता तुम्हें एक हद तक ही बचा सकती है किसी भी बीमारियों से। अगर तुम अपने मन में हौसला खो दोगे जीने का, या तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं बचा है, तो फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता बीइंग अ डॉक्टर, मेरा हॉस्पिटल नहीं बचा सकता, और दुनिया की कोई भी दवाई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है, ईशा आपको यकीन नहीं आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक से संसार में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैंसर तक ठीक कर लिया। ये चीज़ अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ईशा, बुद्धिस्ट मंक्स ने भी ये चीज़, तिब्बत, ये जो तिब्बतन बुद्धिज़्म होता है वहाँ पर भी देखा गया था कि कुछ मंक्स को कैंसर हुआ था विदाउट यूजिंग कीमोथेरेपी, सिर्फ पॉजिटिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके, पॉजिटिव एफर्मेशन देकर और पॉजिटिव इमोशंस फील कर कर उन्होंने कुछ महीने में जब रिपोर्ट उनकी दोबारा आई तो उनकी रिपोर्ट में कैंसर पाया ही नहीं गया। और क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते रहे कि रिपोर्ट ही गलत आई होगी, कैंसर हो गई नहीं, इनको ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है, इतनी ज़्यादा शक्ति हमारे एक ह्यूमन माइंड में छुपी हुई है, जिसको भगवान ने हमें ब्लेसिंग एंड डिजायर्स की फॉर्म में दे रखा है। बस इंसान इसको अनलॉक करना नहीं जानता है, और जिस दिन इसको अनलॉक करना सीख गया इंसान, इसी को कहते हैं हिंदुज़म के अंदर कि यहाँ से फिर आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, फिर आपको इस संसार में वो वाली चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, वो राज आपके खुल जाते हैं इस दुनिया को लेकर, आपके दिमाग में वो चीज़ों को आप अनलॉक करना सीख जाते हो जो संसार में पूरे जीते जी लोग पूरी ज़िंदगी गवाकर मेहनत मुशक्क़त कर कर नहीं पा पाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप मेंटल इमेजरी को भी यूज़ करो, जैसे आप अच्छे अच्छे इमेजेस जो आपका माइंड है वो जनरेट करता है कि आपको इस फील्ड में एक्सेल होना है, आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए, आप एक टॉप क्लास के स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हो, आप फिजिकली फिट हो रहे हो,
करना भी पड़ेगा मेहनत उसके लिए, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बात वही है ना, पर्सन को अपने बेडरूम से बाहर निकालने के लिए और जॉगिंग पर जाने के लिए, जिम लेकर जाने के लिए हम बार बार उसको फोर्स नहीं कर सकते जब तक उसके मन के अंदर से आवाज़ ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरे साल की जिम की फीस दे देते हैं, रोज अपने आप से वादा करते हैं आज हम पार्क जाएंगे, अब हम एब्स बनाएंगे, अपने फिजिकली फिट रहेंगे, एग्जाम में एक्सेल करेंगे, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। मेंटल इमेजरी ऐसे काम नहीं करती है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक ऐसे काम नहीं करती है, पॉजिटिव इमोशंस को फील करना ऐसे काम नहीं करता है। आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है, लेकिन आंखें बंद कर कर कॉन्शियसली आपको डीप डाउन द लाइन उसको फील भी करना पड़ता है। वो इमेजेस बिल्कुल आपके सामने जनरेट होनी चाहिए। जब आप आंखें बंद करो तो आपके माइंड में वो इमेजेस आनी चाहिए। तो ये देखा गया कि जब मेंटल इमेजरी टेक्निक्स का यूज़ करा गया तो पेशेंट के अंदर बहुत बारी अलग अलग प्रकार के फोबियाज को ख़त्म करा गया। और ये कैसे करा जाता है, इसके लिए हम बहुत सिस्टमेटिक सेगमेंट फ्रॉइड की और दूसरी टेक्निक्स को जानेंगे जब हम क्लास 12 की एनसीईआरटी के ऊपर आएंगे। हम एक चैप्टर में डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, लाइक फोबियाज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हम उसका जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर हम टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो साइकोलॉजी की डोमेन में एक चीज़ जो है साइकोलॉजी ने महारत हासिल करी है कि अगर आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो करो सिस्टमेटिक तरीके से तो वो डर आपका गायब हो सकता है, ठीक है। मान लो जैसे मोहतरमा जो है ये मकड़ियों से डरती है, डॉग से डरती हैं, छोटे छोटे क्यूट पपी से डरती हैं, जिससे हम शायद से मकड़ी से तो चलो शायद से हम भी डरेंगे, लेकिन क्यूट पपी जैसे इसको देखकर ईशा कहीं से भी डर लग रहा है आपको? नहीं ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर देख मतलब देखते ही दूर भागने लग जाते हैं डॉगीज़ को, चाहे वो कितने भी क्यूट पपीज़ क्यों ना हो। तो ये एक प्रकार से मेंटल इमेजरी की टेक्निक्स ये समझाती हैं पेशेंट्स को कि ये आपका सिर्फ एक इरेशनल फियर है, और ये इरेशनल सिचुएशन सिर्फ एक स्टोरी मेकिंग आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। इरेशनल क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक ही नहीं है। जैसे मधुमक्खी कमरे के अंदर आ गई, अब आप विचलित हो रहे हो, यहाँ से भाग रहे हो, वहाँ से भाग रहे हो, जो मॉस्किटो वाला रैकेट होता है आप उससे मारने की उसको कोशिश कर रहे हो, और वहीं पर आपकी दादी आ जाती है, मम्मी आ जाती है, वो कहते हैं दरवाज़ा खोल दे आराम से निकल जाएगी, क्यों बेजुबान जानवर को मार रहे हो बेफालतू में, वो तुम्हें कुछ कह रही है क्या, वो तुम्हें कुछ कर रहा है क्या? एक क्यूट पपी आ गया, आप डर के मारे भाग रहे हो, वो हो सकता है उसकी आंखों में आप विनम्रता देखो, वो दूध पीने आया हो आपके घर, या फिर आप उसको रोटी ब्रेड का टुकड़ा डालो तो वो शायद से उससे आपकी दोस्ती हो जाए, वो गली के डॉगीज से फिर आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। और डॉगीज जब आपकी स्मेल एक बारी जान जाते हैं, और ये डॉगीज को भी समझ होती है, जानवरों को भी समझ होती है आप अच्छे पर्सन हो बुरे पर्सन हो, और जब वो आपका इतना अच्छा बिहेवियर देखेंगे तो वो आप पे कभी भौंकेंगे भी नहीं, बल्कि वो आपके प्रोटेक्टर बन जाएंगे, एज अ बॉडीगार्ड बन जाएंगे। ये पर्सन को धीरे धीरे करके समझाया जाता है मेंटल इमेजरी टेक्निक्स के अंदर। इसके अलावा एक नया डिसिप्लिन भी आया साइकोलॉजी की फील्ड में, जिसका काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को ब्रेक करो तो ईजी हो जाएगा। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यानी कि हम कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और वो सिग्नल्स अपने न्यूरल सिस्टम में डालकर, न्यूरॉन्स में डालकर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बोल रहे थे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस को कर कर जो ऑर्निश थे, इन्होंने अपने पेशेंट को ठीक करा, और ब्लड फ्लो जिनके शरीर में नहीं हो रहा था, जिनकी आर्टरीज में, वहाँ पर देखा गया कि कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पर उनके आर्टरी से ब्लड फ्लो होने लगा। तो ये एक ऐसी फील्ड इमर्ज होकर आई है जो कि ये बोलती है कि अगर आप अपने माइंड को कुछ टेक्निक से स्ट्रॉन्ग करना सीख सको तो वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में काम करती है। जैसे आप अपने पॉजिटिव जो अपने आप को इमोशंस दो कि माई बॉडी इज़ गेटिंग मच एंड मच स्ट्रॉन्गर, मेरे अंदर खून की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मेरा हार्ट बहुत स्वस्थ है, मेरा लिवर बहुत स्वस्थ है, मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, ठीक है, मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें ऐसी काम आती हैं कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स दो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू पॉजिटिव एफर्मेशंस, थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, थ्रू मेंटल इमेजरी टेक्निक्स, थ्रू पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम पेशेंट्स के ऊपर टेस्टेड मेथड्स हैं जो कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ काम आती है और वो है आपका बिलीफ सिस्टम। आपको अगर यकीन है तो आप सब कुछ इस संसार में प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं है और आप सिर्फ मतलब ऐसी अ, अपने आप में एक स्टोरी मेकिंग कर कर इसको सिर्फ बिलीव करते हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं, तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं आने वाली।
हर चीज़ में कहते हैं संसार में, आप जिस भी चीज़ में हाथ पैर मार रहे हो उसके अंदर आपका कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो कहते हैं ना कि एक अंदर से फीलिंग निकलती है, यस मैं इस काम को कर लूँगा कर लूँगी, जब तक कन्विक्शन आपके अंदर नहीं है तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आपके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे शरीर के बियॉन्ड बाहर वाला कोई एक्सटर्नल पर्सन अगर हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देता है या देती है तो वो टेम्पररी तौर पर ही काम आ सकता है, वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं है, वो कोई स्टेबिलिटी के साथ आपकी मदद नहीं कर सकता। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वैसे भी बहुत टेम्पररी होता है। आपका पार्क जाने का मन नहीं है, जिम जाने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, ताने मार मार कर आप थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाओगे लेकिन वो काम आप सच्चे मन से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने पूरी की पूरी बात करी कि कैसे हम माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे साइकोलॉजी ऑप्शनल के कोर्स को या फिर दूसरे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को या फिर और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जैसे लॉ, पीएसआईआर, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इन चैप्टर्स की पीडीएफ अगर आपको अवेल करनी है तो आपको 21 रुपीज़ पे करने होंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। फिर चाहे टेलीग्राम से आप करो या व्हाट्सएप से करो, और हमारी टीम आपको पीपीटी जो है वो सेंड कर देगी। और ये वैसे मेरा ही नंबर है, तो अगर आप प्रिपरेशन में कुछ जनरल इश्यूज़ फेस कर रहे हो या फिर आपका कोई भी एक डाउट रहता है कि कैसे हम क्या प्रोसीड करें, हमारा टाइम टेबल वगैरह, या जो भी आपको दिक्कत है या जनरल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको जितनी जल्दी फ्री होगा उतनी जल्दी रिप्लाई करूँगा। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।